डेज़िरे बचपन से ही कलर ब्लाइंड है। उसने कभी काले और सफ़ेद के अलावा किसी रंग को नहीं देखा है। किंडरगार्टन में जब उसकी टीचर उससे सूरज का चित्र बनाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मैंने आज तक कभी सूरज को नहीं देखा है, ना ही उसके रंगों को देखा है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा रात ही होती है। डेज़िरे इस गेम का मेन कैरेक्टर है। डेज़िरे एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है डिज़ायर, यानी कि इच्छा। बचपन से ही डेज़िरे कलर ब्लाइंड है और उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर दिखता है। रंग उसकी ज़िंदगी में वैसे ही हैं जैसे एक नास्तिक के लिए आस्था होती है। डेज़िरे फ्रांस के शहर लियोन में रहता है अपने माता पिता और अपने बड़े भाई ब्रूनो के साथ। डेज़िरे के घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहता है जो सिर्फ डेज़िरे को दिखाई देता है और किसी को भी नहीं। इसलिए डेज़िरे के माता पिता भी काफ़ी परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर और उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजते हैं उसकी थेरेपी के लिए। गेम की शुरुआत में डेज़िरे इस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे लड़कियों के साथ लड़के भी पसंद हैं, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी इच्छाएं समाज के द्वारा प्रभावित है। तुम बहुत चिंता करते हो और इस चिंता को खुद पर हावी होने देते हो। तुम चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हो। जिस पर डेज़िरे कहता है कि मैं दूसरों के बीच में बहुत अकेला महसूस करता हूँ और अकेले ज़्यादा इजी फील करता हूँ। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है अपनी ज़िंदगी का ठेका लो, बजाय उस चमत्कार की आशा में बैठे रहने से जो कभी होगी ही नहीं। फिर डेज़िरे कहता है क्यों मुझे लड़के भी पसंद आते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे तुम्हारी गे स्टोरी सुनने का कोई भी शौक़ नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और मैंने यह महसूस किया है कि तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी है और तुम्हारे आत्मविश्वास के कारण ही तुम हर चीज़ को डाउट करते हो। आगे बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि तुम लड़कियों से बात करने से डरते हो। अगर तुम खुद को दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। जिस पर डेज़िरे कहता है दो लड़के एक साथ, क्या तुम्हें इससे कोई शौक लगता है? तो बूढ़ा आदमी कहता है आई फील डिस्गस्टिंग, बट ये बस मेरा एक ओपिनियन है, इसको सीरियसली मत लेना। फिर डेज़िरे कहता है कि मेरे स्कूल में एक डेविड नाम का लड़का है जो मुझे रोज़ परेशान करता है और वो मेरा एक सीक्रेट भी जानता है जिसको वो एक वेपन की तरह यूज़ करता है मुझे परेशान करने के लिए। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है तो उसने तुमको फंसा कर रखा है। जिस पर डेज़िरे कहता है हाँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। फिर डेज़िरे उससे कहता है कि मुझे उसे फंसाने में मेरी मदद करो। तो बूढ़ा आदमी कहता है जिसको जैसा ठीक लगे, हम सब ज़िंदगी के ताप को अकेले ही झेलते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा सा मोरली फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, यानी कि थोड़े से बुरे काम करने होंगे। फिर जिस पर डेज़िरे कहता है कि मैं बदला नहीं लेना चाहता। तो बूढ़ा आदमी कहता है बदले का इससे कोई संबंध नहीं है, बदला समय और ऊर्जा की बर्बादी है, सिर्फ गधे ही बदला लेते हैं। बात है आत्मसम्मान और गरिमा की। उसकी कमज़ोरियों का पता लगाओ और उसके आधार पर उसको शर्मिंदा करो। डेज़िरे कहता है उसके चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हैं, शायद वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसी चीज़ों को टारगेट मत करो जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों को निशाना बनाओ जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि कोई बुरी आदत। जिस पर डेज़िरे कहता है कि डेविड दिन में 3 से 4 बार खुद की सेवा करता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है बस उसे रंगे हाथों पकड़ लो और उसकी फ़ोटो खींच लो। इसके बाद डेज़िरे एक हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ के ऑपरेटर से पूछता है कि रग कैसे दिखते हैं, जिसका ऑपरेटर के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो पूछता है क्या वैज्ञानिकों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है, जिस पर ऑपरेटर कहती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वैज्ञानिक इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो ज़रूर इसका इलाज ढूंढ लेंगे। फिर डेज़िरे कहता है लेकिन क्या उन्हें कोई लीड मिली है, जिस पर ऑपरेटर कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर डेज़िरे कहता है मुझे रंग देखना है, स्कूल में या तो लोग मेरे लिए सॉरी फील करते हैं या मुझ पर हंसते हैं। जिस पर ऑपरेटर सहानुभूति जताती है। फिर डेज़िरे वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल के पास डेविड डेज़िरे को फिर से परेशान करने लगता है, जिसके बाद डेज़िरे एक अश्लील औरत की फ़ोटो डेविड को दे देता है, जिसको देखकर डेविड अपना मानसिक संतुलन खो देता है
और फिर से खुद की सेवा करने के लिए टॉयलेट में चला जाता है और मौका पाकर डिजीरे उसकी फ़ोटो खींच लेता है और पूरे स्कूल में ये फ़ोटो चिपका देता है। इसके बाद कहानी अब 2003 में चालू होती है, जिसमें डिज़ीरे अब बड़ा हो चुका होता है और पेरिस में ही रह रहा होता है। और हमें पता चलता है कि उस फोटोग्राफ वाली इंसिडेंट के बाद डिज़ीरे और डेविड दोनों को ही स्कूल से निकाल दिया गया था। डिज़ीरे अब एक एल्मा नाम की लड़की को पसंद करता है और पेरिस में ही एक कंपनी में काम करता है। एक बार डिज़ीरे एल्मा को मूवी पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एल्मा उसे मना कर देती है और कहती है कि हम कभी और जा सकते हैं, आज मैं बिजी हूँ। डिज़ीरे एल्मा से पूछता है, क्या तुम गाना भी गाती हो? जिस पर एल्मा कहती है, कभी कभी, और मैं पियानो भी बजाती हूँ। फिर डिज़ीरे उससे कहता है, फिर मैं एक गिग ऑर्गेनाइज करता हूँ, तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है, जिसके लिए एल्मा हाँ कर देती है। इसी बीच डिज़ीरे को ये भी पता चलता है कि उसे अब कंपनी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उसके और उसके साथियों के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। गिग वाले दिन डिज़ीरे उस रेस्टोरेंट में गिग की सारी तैयारियां करता है, लेकिन रात को वहां एल्मा नहीं आती, ना ही उसका कोई मैसेज आता है, ना ही उसका कोई कॉल आता है। इसलिए डिज़ीरे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और उदास हो जाता है और वो रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी डिज़ीरे को कहता है, तुम उदास दिख रहे हो। तो डिज़ीरे कहता है, हाँ, मैं एक लड़की का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वो अब तक आई नहीं है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, और ये मुझे बहुत दुख देता है। अगर तुम मेरी राय मानो तो खुद को अलग करना सीखो और प्यार के पीछे मत भागो, क्योंकि ये गेम वर्थ इट नहीं है। फिर डिज़ीरे कहता है, फिर सोलमेट्स का क्या? यही तो वो चीज़ है जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी ढूंढते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है, ये बस एक बकवास है जिसको हॉलीवुड मूवीज़ और कमर्शियल म्यूज़िक इंडस्ट्री ने प्रोपोगेट किया है। ये पूरा सिस्टम एक न एक दिन खुद ब खुद क्रैश कर जाएगा। जिस पर डिज़ीरे कहता है, क्या मैं पागल और पैथेटिक हूँ? जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हारी सिर्फ इतनी गलती है कि तुम उस लड़की के प्यार में गिर गए जिसे तुम मुश्किल से जानते थे। जिस पर डिज़ीरे कहता है, तो क्या मुझे प्यार नहीं करना चाहिए था? जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास इतनी दूरी नहीं थी कि तुम उस लड़की के सही स्वभाव को समझ पाते। जिस पर डिज़ीरे कहता है, तुम तो उसे जानते भी नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है, सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक आइडियल वुमन नहीं है। तुम्हारा ये अनंती फैसिनेशन उसके सेलेक्टिव अपीयरेंस को लेकर है, जो कि तुम्हारे अंदर इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की कमी है। जिस पर डिज़ीरे कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं जब भी एल्मा के साथ होता हूँ मैं रंगों को देख पाता हूँ। मैं बचपन से ही कलर ब्लाइंड हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने पहली बार जीवन में रंगों को महसूस किया था। डिज़ीरे आगे कहता है, क्या तुम्हारा दिल कभी टूटा है? तो वो आदमी कहता है, मैं इस जेल का अकेला विक्टिम नहीं हूँ। जिस पर डिज़ीरे कहता है, क्या इसके बाद तुम कड़वाहट से भर गए थे? जिस पर वो आदमी कहता है, नहीं, इसका उल्टा। तो डिज़ीरे कहता है, क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया था? तो वो आदमी कहता है, हर सोल फ्लू अवे, जिसका प्रोबेबली ये मतलब है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसके बाद डिज़ीरे वहाँ से उठकर उस आदमी को बाय करके वापस रेस्टोरेंट में आ जाता है और वेटर उससे पूछता है, क्या तुम्हारी दोस्त अब तक नहीं आई? जिस पर डिज़ीरे कहता है, नहीं, मुझे अभी अभी उसका मैसेज आया था कि वो नहीं आ पाएगी। हालांकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज रात वो किसी और के साथ बाहर गई है। जिस पर डिज़ीरे बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि ये गिग मैंने उसके लिए ऑर्गेनाइज किया था और उसने इसको अक्नॉलेज तक नहीं किया। फिर वेटर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों बैठकर शराब पीते हैं और यहीं पर चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है 2011 में। अब डिज़ीरे प्यार में विश्वास नहीं करता और अपने अंदर के वॉइड को फिल करने के लिए पैसों से अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करता है। इसी दौरान डिज़ीरे अपनी एक दोस्त एलिडी से मिलता है
और अपने एक और दोस्त डेमियन के बारे में पूछता है, जिस पर एलडी कहती है कि मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये नॉर्मल है। जब भी डेमियन बुरे वक्त से गुजरता है तो वो गायब हो जाता है, लेकिन डेज़िरे को डेमियन की चिंता होती है, इसलिए वो उसके घर जाता है। लेकिन डेमियन के घर पर कोई भी नहीं होता। फिर भी डेज़िरे किसी तरह डेमियन के घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने पर उसे वहाँ एक लेटर मिलता है जो कि टाइपराइटर के द्वारा लिखा होता है, जिस पर लिखा होता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या करते हो, और मैं इसके बारे में पुलिस को खबर देने वाला हूँ। इसके बाद डेज़िरे अपने एक और दोस्त एंडी से इसके बारे में बात करता है और वो कहता है कि डेमियन के नेबर का इसमें हाथ हो सकता है। इसके बाद वो लोग चोरी छुपके नेबर के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वैसा ही लेटर मिलता है जैसा उन्हें डेमियन के घर पर मिला था। इसके बाद वो दोनों नेबर को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम डेमियन को हरास कर रहे थे, जिस पर नेबर कहता है, मैं तो उस पर चार्जेस भी प्रेस करने वाला था। मैंने उसे इल्लीगल मूवीज़ देखते हुए पकड़ लिया था और वो एक पेडोफाइल है। ये सुनकर डेज़िरे और एंडी शॉक हो जाते हैं। फिर डेज़िरे नेबर से पूछता है कि डेमियन कहाँ है, जिस पर नेबर कहता है कि मुझे नहीं पता, जिस पर डेज़िरे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर एंडी कहता है कि मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। अगर इसे डेमियन के लापता होने का पता होता तो ये उसे दूसरा लेटर नहीं लिख रहा होता। इसके बाद डेज़िरे एलईडी से बात करता है और उसके कुत्ते रोको को लेकर डेमियन के घर पर पहुंचता है। घर पर ठीक से तलाशी लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि स्टोर रूम में डेमियन ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद डेज़िरे घर के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक मोटा आदमी दिखाई देता है। डेज़िरे उस आदमी से पूछता है कि तुम डेमियन के सोफे पर क्यों बैठे हो, तो वो आदमी कहता है, यहाँ जगह ज़्यादा है और अब डेमियन को इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर डेज़िरे कहता है, क्या तुम्हें सब पता है? तो वो आदमी कहता है, मैंने सिर्फ अफवाह सुनी है। फिर डेज़िरे कहता है, एक आदमी की मौत हो गई है और उसने कुछ भी नहीं किया था। तो वो आदमी कहता है, ये तो बस नज़रिए की बात है। डेज़िरे कहता है, क्या तुम भी उस बुढ़े पागल आदमी की तरफ हो? तो वो आदमी कहता है, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। अगर तुम ठीक से सोचो तो बुरा आदमी इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा सनका हुआ है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो इंसानों के स्वभाव को समझने के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता था, इतना कि मैंने खुद को इसमें पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। लेकिन मैं खुद उसमें इतना फंसता चला गया कि अब मैं बस एक इंसान की परछाई बनकर रह गया हूँ। डेज़िरे उससे पूछता है कि डेमियन ने क्या गलत किया है, तो वो आदमी उससे कहता है, उसके पास बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें थी जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो डेज़िरे कहता है, लेकिन वह उन्हें बांट नहीं रहा था, वह उसके प्राइवेट कंजम्पशन के लिए थी। तो वो आदमी कहता है, मैं जानता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि ये इल्लीगल है, तुम ये समझते हो ना, तुम्हारा मरा हुआ दोस्त बिल्कुल भी मासूम नहीं है। फिर डेज़िरे और इस आदमी के बीच में बैक एंड फोर्थ होते रहती है। ये आदमी डेज़िरे को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि दुनिया जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और यहीं पर चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाता है। फाइनल चैप्टर 2020 में स्टार्ट होता है। डेज़िरे अब 2 साल से कॉन्गो में रह रहा होता है, लेकिन वो फ्रांस वापस जाना चाहता है क्योंकि वो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को खोजना चाहता है जो कि बचपन में एक सेलर ने उसको दिया था। डेज़िरे ने उस मैन्यूस्क्रिप्ट को कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन उसको लगता है कि उस मैन्यूस्क्रिप्ट में ही कुछ राज है जो उसकी मदद कर सकता है। उसके पेरेंट्स ने उस मैन्यूस्क्रिप्ट को चैरिटी में दान दे दिया था। इसके बाद डेज़िरे लियोन वापस आ जाता है और उस मैन्यूस्क्रिप्ट की तलाश में लग जाता है, जहाँ एक सेकेंड हैंड शॉप से उसे उस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में एक लीड मिलती है। लेकिन इस शॉप का ओनर कोई और नहीं बल्कि डेविड ही होता है। डेविड को इस बात का पता चल जाता है कि ये डेज़िरे है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें डेज़िरे डेविड को पीट देता है। डेज़िरे मैन्यूस्क्रिप्ट का पता लगाते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचता है, जहां उसे सड़क पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। वो उस बच्ची को घर पहुंचाता है। उस बच्ची का नाम ले होता है और उसके दादाजी को एंटिक चीज़ों का शौक़ होता है। इसी दौरान डेज़िरे को पता चलता है कि इसके दादाजी के पास मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकती है। इसके बाद डेज़िरे लड़की को घर पहुंचाता है और उसके दादाजी के पास वो मैन्यूस्क्रिप्ट भी होती है। वो मैन्यूस्क्रिप्ट वो ना चाहते हुए भी डेज़िरे को पढ़ने के लिए दे देते हैं। जब डेज़िरे को ये पता चलता है कि यह मैन्यूस्क्रिप्ट असली है, तो वो उस
उसको चुरा लेता है और एक चर्च में चला जाता है। चर्च में स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए डिज़ीरे को सारे कलर्स दिखाई देने लगते हैं, जिससे डिज़ीरे बहुत खुश हो जाता है। लेकिन डिज़ीरे इस मैन्यूस्क्रिप्ट को चुराना नहीं चाहता, इसलिए ये उस मैन्यूस्क्रिप्ट को वापस कर देता है। चैप्टर के एंड में डिज़ीरे हेलुसिनेट करने लगता है और उसे जीसस दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि वो चेंज से डरता है, इसलिए उसने मैन्यूस्क्रिप्ट वापस कर दी। यहीं पर ये गेम भी ख़त्म हो जाता है। डिज़ीरे दुनिया को वो जैसी है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है।